प्रश्न, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? उत्तर, अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विस्तृत विवरण। कैल्शियम फॉस्फेट की भूमिका। अस्थि को उसकी कठोरता और मजबूती प्रदान करने में कैल्शियम फॉस्फेट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह लवण अस्थि मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स का मुख्य खनिज घटक है। अन्य खनिज कैल्शियम फॉस्फेट के अलावा अस्थि में मैग्नीशियम, सोडियम और पोटाशियम जैसे अन्य खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा कैल्शियम फॉस्फेट की तुलना में बहुत कम होती है। अस्थि का निर्माण। अस्थि को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। अस्थि मैट्रिक्स, यह एक जैविक पदार्थ है जिसमें प्रोटीन मुख्य रूप से कोलेजन और खनिज मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। अस्थि कोशिकाएं, ये कोशिकाएं अस्थि के निर्माण और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एनसीईआरटी पर आधारित उदाहरण। एनसीईआरटी की जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अस्थि के निर्माण और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आप अपनी कक्षा के अनुसार संबंधित पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान दें, अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा उम्र, लिंग और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। कैल्शियम फॉस्फेट की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अतिरिक्त जानकारी। कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र Ca3 PO 4 अस्थि का कार्य। अस्थि शरीर को सहारा प्रदान करती है, अंगों की रक्षा करती है, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है और कैल्शियम का भंडारण करती है। ये जानकारी RRB ग्रुप डी परीक्षा के लिए उपयोग। प्रश्न, बाढ़ के पानी से जलमग्न नालियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे उत्तर बी पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते तथा आई भूजल का पुनर्भरण हो जाता है। विस्तृत व्याख्या। बाढ़ के दौरान नालियों में पानी का बहाव बहुत तेज होता है जिससे मिट्टी का कटाव होता है और खेतों को नुकसान पहुंचता है। छोटे छोटे रोक बांध बनाने से पानी का बहाव धीमा हो जाता है जिससे मृदा कटाव रुकता है। धीमी गति से बहने वाला पानी मिट्टी को अपने साथ नहीं बहा पाता है जिससे मृदा कटाव रुक जाता है। भूजल का पुनर्भरण होता है। धीमी गति से बहने वाला पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। रोक बांधों में जमा पानी को सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। विकल्प आई और IV गलत क्यों हैं? विकल्प आई सिंचाई के लिए पानी रोकते हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि सिंचाई के लिए पानी रोकने के लिए बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। छोटे छोटे रोक बांधों का मुख्य उद्देश्य मृदा कटाव रोकना और भूजल का पुनर्भरण करना होता है। विकल्प IV पानी को स्थायी तौर पर रोक रखते हैं, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि रोक बांधों में जमा पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता रहता है। एनसीईआरटी पर आधारित उदाहरण। एनसीईआरटी की भूगोल की पाठ्यपुस्तकों में मृदा कटन कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी। छोटे छोटे रोक बांधों को चेक डैम भी कहा जाता है। चेक डैम बनाने से नदियों और नालों के किनारे के क्षेत्रों में हरी भरी वनस्पति उग सकती है। चेक डैम बनाने से मछली पालन को बढ़ावा मिल सकता है। ये जानकारी RRB ग्रुप डी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है। प्रश्न, प्राप्त ध्वनि के अनुसार मानव कर्ण के किस भाग में कंपन होता है? उत्तर डी टाइम्पैनिक झिल्ली, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। विस्तृत व्याख्या। जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो ध्वनि तरंगे हमारे कान में प्रवेश करती हैं। ये ध्वनि तरंगे सबसे पहले कान के बाहरी भाग पिन्ना में प्रवेश करती हैं, फिर कान के नल कर्ण नलिका से होकर मध्य कान में जाती हैं। मध्य कान में एक पतली झिल्ली होती है जिसे टाइम्पैनिक झिल्ली या कर्णपटा कहते हैं। जब ध्वनि तरंगे इस झिल्ली पर पड़ती हैं तो ये कंपन करने लगती है। क्यों टाइम्पैनिक झिल्ली कंपन करती है? ध्वनि तरंगों का प्रभाव। ध्वनि तरंगे हवा में दबाव में परिवर्तन पैदा करती हैं। जब ये दबाव परिवर्तन टाइम्पैनिक झिल्ली पर पड़ते हैं तो ये आगे पीछे हिलने लगती है। ध्वनि की तीव्रता और कंपन। ध्वनि की तीव्रता जितनी अधिक होगी टाइम्पैनिक झिल्ली उतनी ही अधिक कंपन करेगी। टाइम्पैनिक झिल्ली का महत्व। ध्वनि संचरण। टाइम्पैनिक झिल्ली का कंपन मध्य कान में स्थित हड्डियों हम्मर, एनविल और स्टेप्स को कंपित करता है। ये हड्डियां कंपन को आंतरिक कान में स्थित कोक्लिया तक पहुंचाती हैं। ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाना। टाइम्पैनिक झिल्ली और मध्य कान की हड्डियां मिलकर ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने में मदद करती हैं जिससे हम कम तीव्र ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। हैमर, एनविल और स्टेप्स, ये मध्य कान में स्थित हड्डियां हैं जो टाइम्पैनिक झिल्ली के कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। ये स्वयं कंपन नहीं करती हैं। पिन्ना, ये कान का बाहरी भाग है जो ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने में मदद करता है। श्रवण तंत्रिका, यह एक तंत्रिका है जो आंतरिक कान से मस्तिष्क तक संकेत ले जाती है। निष्कर्ष, प्राप्त ध्वनि के अनुसार मानव कर्ण के टाइम्पैनिक झिल्ली में कंपन होता है। यह कंपन ध्वनि को आंतरिक कान तक पहुंचाने और हमारे द्वारा ध्वनि को सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जानकारी RRB ग्रुप डी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें। प्रश्न, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण अणुओं की वास्तविक द्रव्यमान गति के कारण होता है। उत्तर ए चालन। विस्तृत व्याख्या।
चालन, जब कोई वस्तु गर्म की जाती है तो उसके अणुओं की गति बढ़ जाती है। ये तेजी से गतिमान अणु अपने आसपास के कम गतिमान अणुओं से टकराते हैं और उन्हें अपनी ऊर्जा देते हैं। इस तरह ऊर्जा एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित होती रहती है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सभी अणुओं का तापमान एक समान न हो जाए। उदाहरण, जब हम एक लोहे की छड़ के एक सिरे को आग में रखते हैं तो कुछ समय बाद छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आग से छड़ के एक सिरे के अणुओं को ऊर्जा मिलती है और ये अणु अपनी ऊर्जा को आसपास के अणुओं को स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार ऊर्जा छड़ के पूरे भाग में फैल जाती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। संवहन। संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण द्रवों, तरल और गैस में होता है। इसमें गर्म द्रव ऊपर उठता है और ठंडा द्रव नीचे आता है। विकिरण। विकिरण में ऊष्मा का स्थानांतरण किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। परिवर्तन। यह विकल्प प्रासंगिक नहीं है। मूलभूत अवधारणा। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु के कणों की गति से संबंधित होता है। तापमान किसी वस्तु के कणों की औसत गति का माप है। ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निम्न तापमान वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। निष्कर्ष। जब किसी वस्तु के विभिन्न भागों के तापमान में अंतर होता है तो ऊष्मा चालन के माध्यम से उच्च तापमान वाले भाग से निम्न तापमान वाले भाग की ओर प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी भागों का तापमान एक समान न हो जाए। ये जानकारी RRB ग्रुप डी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है। प्रश्न, मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? उत्तर, कोशिकाओं में। विस्तृत व्याख्या। अनॉक्सी श्वसन यह एक प्रकार का श्वसन है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। कहाँ होता है? अनॉक्सी श्वसन मुख्य रूप से कोशिकाओं में होता है। जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है तो वे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करती हैं। उदाहरण, मांसपेशियों में जब तीव्र शारीरिक गतिविधि होती है तो ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मांसपेशियों की कोशिकाएं अस्थायी रूप से अनॉक्सी श्वसन का सहारा लेती हैं। इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है जिसके कारण मांसपेशियों में थकान और दर्द होता है। क्यों कोशिकाओं में होता है? ऊर्जा उत्पादन। कोशिकाओं को अपने कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनॉक्सी श्वसन के माध्यम से कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करती हैं, हालांकि ये ऑक्सी श्वसन की तुलना में कम मात्रा में होती है। ऑक्सीजन की कमी। जब कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वे अनॉक्सी श्वसन का सहारा लेती हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। यह प्रश्न बहुविकल्पीय नहीं है, इसलिए अन्य विकल्पों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। मूलभूत अवधारणा। श्वसन यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑक्सी श्वसन इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से विखंडन होता है। अनॉक्सी श्वसन इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण रूप से विखंडन होता है। निष्कर्ष, मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन मुख्य रूप से कोशिकाओं में होता है, विशेष रूप से जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है। ये जानकारी RRB ग्रुप डी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है। प्रश्न, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 3 Fe(S) जोड़ 4H O(G) Fe 3O 4S जोड़ 4H(G) I आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। EI जल अपचयित हो रहा है। EI जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। IV जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। उत्तर, EI और EIA। विस्तृत व्याख्या। अभिक्रिया का विश्लेषण। दी गई अभिक्रिया में आयरन Fe ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है और आयरन ऑक्साइड कोष्टक Fe 3O4 में परिवर्तित हो रहा है। इसका अर्थ है कि आयरन ऑक्सीकृत हो रहा है। दूसरी ओर जल हाइड्रोजन गैस H में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब है कि जल से ऑक्सीजन हट रही है और ये अपचयित हो रहा है। विकल्पों का विश्लेषण। I आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। ये कथन सही है जैसा कि ऊपर बताया गया है। EI जल अपचयित हो रहा है। ये कथन भी सही है जैसा कि ऊपर बताया गया है। EI जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। यह कथन भी सही है क्योंकि जल आयरन को ऑक्सीकृत करने में मदद कर रहा है और स्वयं अपचयित हो रहा है। IV जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। यह कथन गलत है क्योंकि जल स्वयं अपचयित हो रहा है। अतः सही विकल्प B II और II है। मूलभूत अवधारणाएं। ऑक्सीकरण किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होना या ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या ऑक्सीजन का हटना। अपचायक वह पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है। उदाहरण, जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीजन अपचयित हो जाता है। जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीजन अपचयित हो जाता है। निष्कर्ष, दी गई अभिक्रिया में जल आयरन को ऑक्सीकृत करके स्वयं अपचयित हो रहा है, इसलिए जल एक अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है।
ये जानकारी रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। प्रश्न, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में रट हुए होता है। उत्तर बी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। विस्तृत व्याख्या। समस्थानिक वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। क्योंकि ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान संख्या 2 होती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। ए, 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ये प्रोटियम के लिए सही होगा, ड्यूटेरियम के लिए नहीं। सी, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये किसी भी हाइड्रोजन के समस्थानिक के लिए सही नहीं है। डी, 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ये ट्रिटियम के लिए सही हो सकता है, ड्यूटेरियम के लिए नहीं। मूलभूत अवधारणाएं। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण जो किसी तत्व के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन परमाणु का धनात्मक आवेशित कण। न्यूट्रॉन परमाणु का उदासीन कण। इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऋणात्मक आवेशित कण। द्रव्यमान संख्या परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। निष्कर्ष, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ये जानकारी रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। यदि प्रश्न, द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 का मान क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक 2 गुना किया जाता है? उत्तर b, 4e। विस्तृत व्याख्या। गतिज ऊर्जा का सूत्र। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 उसकी द्रव्यमान m और वेग v के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे गणितीय रूप से निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। 1 = 1/2 mv वर्ग। प्रश्न में दिया गया है प्रारंभिक वेग v = v, अंतिम वेग v = 2v। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1 = 1/2 mv वर्ग। अंतिम गतिज ऊर्जा 1 = 1/2 m2v वर्ग = 1/2 m4v वर्ग = 4 तारांकन। 1/2 mv वर्ग = 4 तारांकन 1। अतः जब वेग को 2 गुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। ए, 1/2 e, ये विकल्प गलत है क्योंकि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। सी, 1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये विकल्प भी गलत है क्योंकि गतिज ऊर्जा वेग पर निर्भर करती है। डी, 2e, ये विकल्प आंशिक रूप से सही है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए जब वेग को 2 गुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। मूलभूत अवधारणाएं। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसके गति के कारण उपस्थित ऊर्जा। द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा। वेग किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। निष्कर्ष, जब किसी वस्तु के वेग को 2 गुना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यह सिद्धांत भौतिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है। ये जानकारी भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों। प्रश्न, लेड, 2 नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर इनमें से किस रंग का अवक्षेप बनता है? उत्तर ए, काला। विस्तृत व्याख्या। जब लेड, 2 नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड Ki को एक साथ मिलाया जाता है तो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला रंग का अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप हवा के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। अभिक्रिया। Aq जोड़ 2 K I of Aq S जोड़ 2 K NO 3 Aq। लेड आयोडाइड का निर्माण। इस अभिक्रिया में लेड आयनों Pb वर्ग और आयोडाइड आयनों I आपस में संयोग करके लेड आयोडाइड का अवक्षेप बनाते हैं। पीले रंग का अवक्षेप। ताज़ा बने लेड आयोडाइड का अवक्षेप पीले रंग का होता है। काले रंग में परिवर्तन। हवा के संपर्क में आने पर लेड आयोडाइड धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन प्रकाश के कारण होता है। क्यों होता है ये परिवर्तन? लेड आयोडाइड प्रकाश संवेदी होता है। जब यह प्रकाश के संपर्क में आता है तो यह फोटोलिसिस की प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रक्रिया में लेड आयोडाइड टूटकर धात्विक लेड और आयोडीन में परिवर्तित हो जाता है। धात्विक लेड का रंग काला होता है, इसलिए अवक्षेप का रंग पीले से काले में बदल जाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। बी, हरा, सी, बैंगनी, डी, पीला। ये विकल्प गलत हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में बनने वाला अवक्षेप पीला होता है और हवा के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। मूलभूत अवधारणाएं। अवक्षेप, जब 2 द्रवों को मिलाया जाता है और एक अघुलनशील पदार्थ बनता है तो उसे अवक्षेप कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। फोटोलिसिस, प्रकाश के कारण किसी पदार्थ का टूटना। निष्कर्ष, जब लेड,
दो नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला लेड आयोडाइड का अवक्षेप शुरू में पीला होता है, लेकिन हवा के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। ये जानकारी रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को। प्रश्न, अधिक सांद्र के साथ 443 के पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है। उत्तर डी, एथीन। विस्तृत व्याख्या। जब इथेनॉल कोष्टक C2H5OH को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च तापमान 443 के पर गर्म किया जाता है तो इथेनॉल से जल का अणु निकल जाता है और एथीन कोष्टक C2H4 गैस बनती है। इस प्रक्रिया को इथेनॉल का निर्जलीकरण कहते हैं। अभिक्रिया C2H5OH इथेनॉल C2H4 एथीन जोड़ जल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इस अभिक्रिया में एक निर्जली कारक के रूप में काम करता है। यह इथेनॉल से जल के अणु को निकालकर एथीन का निर्माण करता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। ए, मीथेन। मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसमें केवल एक कार्बन परमाणु होता है। बी, मीथेन। मीथेन एक अस्तित्व में नहीं आने वाला यौगिक है। सी, इथेन। इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन परमाणु होते हैं। मूलभूत अवधारणाएं। निर्जलीकरण, किसी यौगिक से जल के अणु को हटाने की प्रक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। निष्कर्ष, जब इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो इथेनॉल से जल का अणु निकल जाता है और एथीन गैस बनती है। इसलिए इस अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद एथीन है। ये जानकारी रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। प्रश्न में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। उत्तर ए, पैरेन्काइमा। विस्तृत व्याख्या। पैरेन्काइमा पौधों में सबसे अधिक पाया जाने वाला एक प्रकार का स्थायी ऊतक है। इसमें पतली कोशिका भित्ति होती है और ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है, जैसे भोजन का संचय, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण आदि। पतली कोशिका भित्ति। पैरेन्काइमा कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है जिससे वे आसानी से विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान कर सकती हैं। अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट पैरेन्काइमा कोशिकाएं विभिन्न आकार और आकार की हो सकती हैं और वे विभिन्न कार्यों को करती हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। ट्रैकिड्स ये मृत कोशिकाएं हैं जिनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और वे जल का संवहन करती हैं। स्क्लेरेन्काइमा इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है और वे पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। कॉलेन्काइमा इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और वे पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। उदाहरण, पत्तियों में पाई जाने वाली मृदुतक कोशिकाएं पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। फलों में पाई जाने वाली मृदुतक कोशिकाएं भोजन का संचय करती हैं। तने के भीतरी भाग में पाई जाने वाली मृदुतक कोशिकाएं भोजन का संचय करती हैं। निष्कर्ष, पैरेन्काइमा कोशिकाएं अपनी पतली कोशिका भित्ति और विभिन्न कार्यों के कारण पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये जानकारी पौधों की संरचना और कार्य को। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ए, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। बी, दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। सी, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। डी, दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं। उत्तर ए, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। विस्तृत व्याख्या। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, इन तरंगों में कण कंपन तरंग के संचरण की दिशा में करते हैं। उदाहरण के लिए स्प्रिंग में संचलित तरंगे ध्वनि तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, इन तरंगों में कण कंपन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत करते हैं। उदाहरण के लिए पानी की सतह पर तरंगे, प्रकाश तरंगे। ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, अर्थात इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंगे माध्यम के कणों को अपनी माध्य स्थिति के बारे में आगे पीछे करती हैं, जिससे ध्वनि का संचरण होता है। चूंकि कण कंपन तरंग के संचरण की दिशा में ही करते हैं, इसलिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, अर्थात इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण उत्पन्न होती हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंगे संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, इसलिए प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। बी और डी विकल्प गलत हैं क्योंकि दोनों ही विकल्पों में यह कहा गया है कि दोनों तरंगे एक ही प्रकार की हैं, जो कि गलत है। सी विकल्प गलत है क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। निष्कर्ष, इसलिए सही उत्तर ए है, अर्थात ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ये जानकारी भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों को समझने। प्रश्न, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है? उत्तर ए, वेग समय ग्राफ। विस्तृत व्याख्या। वेग समय ग्राफ, इस ग्राफ में एक अक्ष पर समय और दूसरे अक्ष पर वेग को दर्शाया जाता है।
ये ग्राफ किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। वेग विस्थापन ग्राफ। इस ग्राफ में एक अक्ष पर वेग और दूसरे अक्ष पर विस्थापन को दर्शाया जाता है। ये ग्राफ वेग और विस्थापन के बीच संबंध दर्शाता है। वेग ग्राफ। ये एक सही ग्राफ नहीं है। गति एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। वेग दूरी ग्राफ। ये भी एक सही ग्राफ नहीं है। दूरी एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। मूलभूत अवधारणाएं। वेग किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी और उसकी दिशा को वेग कहते हैं। समय किसी घटना के घटित होने की अवधि को समय कहते हैं। ग्राफ किसी भौतिक राशि में परिवर्तन को दर्शाने के लिए एक दृश्य प्रतिनिधित्व। उदाहरण, एक कार सीधी रेखा में गति कर रही है। कार का वेग समय के साथ बदल रहा है। इस परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। निष्कर्ष, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने के लिए वेग समय ग्राफ का उपयोग किया जाता है। ये जानकारी भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें। प्रश्न, एक तार जिसमें 8A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 t टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है? उत्तर डी 0.6 n। विस्तृत व्याख्या। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। इस बल की दिशा, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठे को धारा की दिशा में फैलाएं, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फैलाएं, मध्यमा उंगली बल की दिशा को दर्शाएगी। बल का सूत्र। धारावाही चालक पर लगने वाले बल F का सूत्र निम्नलिखित है। F = B/IL* sin थीटा, जहां B = चुंबकीय क्षेत्र का मान टेस्ला में, I = धारा का मान एम्पियर में, L = चालक की लंबाई मीटर में, थीटा = धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। प्रश्न में दिए गए मान B = 0.15 t, I = 8A, θ ison 30 βαθμοί, L = 1 मीटर, क्योंकि हमें एकांक लंबाई पर बल ज्ञात करना है। बल का मान F = 0.15 t8A 1 मीटर * sin 30 degrees, F = 0.15 8.05, F = 0.6 n। अतः एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 0.6 n है। बल की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी। निष्कर्ष, जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। इस बल की दिशा और परिमाण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और उपरोक्त सूत्र का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। यह जानकारी। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? उत्तर ACO। विस्तृत व्याख्या। अम्लीय ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। उदासीन ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो न तो अम्ल और न ही क्षार बनाते हैं उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों का विश्लेषण। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक उदासीन ऑक्साइड है। ये जल में घुलकर कोई अम्ल नहीं बनाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक अम्लीय ऑक्साइड है। ये जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक अम्लीय ऑक्साइड है। ये जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक अम्लीय ऑक्साइड है। ये जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अतः CO कार्बन मोनोऑक्साइड ही एकमात्र ऐसा ऑक्साइड है जो अम्लीय नहीं है। प्रश्न 59। आपने प्रश्न 59 का कोई भाग नहीं दिया है। यदि आप प्रश्न 59 देना चाहते हैं तो मैं उसका उत्तर देने में प्रसन्न रहूंगा। अम्लीय ऑक्साइड के कुछ अन्य उदाहरण। P4O एक शून्य फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, N2O 5 डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड के कुछ अन्य उदाहरण। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड के कुछ उदाहरण। सोडियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड में अंतर। गुण। अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड जल में घुलने पर अम्ल बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। pH मान 7 से कम, 7 से अधिक। धातु ऑक्साइड, गैर धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। उदाहरण SO2, CO2, NO2, CaO। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रश्न के प्राणी अंगहीन होते हैं? उत्तर A पोरीफेरा। विस्तृत व्याख्या। पोरीफेरा या स्पंज जगत के जंतुओं को अंगहीन जीव कहा जाता है। इनमें विशिष्ट अंग और अंगतंत्र नहीं पाए जाते हैं। इनके शरीर में छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से पानी प्रवेश करता है और भोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है।
अन्य विकल्पों का विश्लेषण। सिलेंट्रेटा इस संघ के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र आदि होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे कृमि इस संघ के अंतर्गत आते हैं। इनमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि होते हैं। नेमाटोडा गोल कृमि इस संघ के अंतर्गत आते हैं। इनमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि होते हैं। पोरीफेरा के उदाहरण। स्पंज। पोरीफेरा के लक्षण असमित या रेडियल समित होते हैं। इनमें कोशिका स्तर का संगठन होता है। इनमें विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। ये जल में निवास करते हैं। ये निस्यंदक पोषण करते हैं। निष्कर्ष। पोरीफेरा संघ के जंतुओं में विशिष्ट अंग और अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अंगहीन जीव कहा जाता है। यह जानकारी जंतु विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद। प्रश्न। कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? उत्तर सी, सोडियम कार्बोनेट। विस्तृत व्याख्या। कठोर जल वो जल होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये लवण साबुन के साथ अभिक्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं, जिससे साबुन की सफाई की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा कठोर जल बॉयलरों में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का अवक्षेप जमा करता है, जिससे बॉयलर की दक्षता कम हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट को कठोर जल को मृदु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों को अघुलनशील कार्बोनेट में बदल देता है, जो पानी में अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को जल का मृदुकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। जोड़ CaCO 3 जोड़ 2 NaCl जोड़ MgCO 3 जोड़ 2 NaCl। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। सोडियम क्लोराइड NaCl ये साधारण नमक है और इसका कठोर जल को मृदु बनाने में कोई उपयोग नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक प्रबल क्षार है और इसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये खतरनाक होता है और इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसे खाने का सोडा कहते हैं। इसका उपयोग भी कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसकी क्षमता सोडियम कार्बोनेट की तुलना में कम होती है। निष्कर्ष। सोडियम कार्बोनेट सबसे अधिक प्रभावी और सुरक्षित तरीका है जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। ये जानकारी रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें। प्रश्न। पौधों में जेल में छठुए अवशोषण और ऊर्ध्व गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। उत्तर डी, वाष्पोत्सर्जन। विस्तृत व्याख्या। वाष्पोत्सर्जन वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपनी पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से जल को वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित कार्यों में मदद करता है। जड़ों से पत्तियों तक पानी का संचरण। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में जल की कमी हो जाती है, जिससे जड़ों से पानी का खिंचाव पैदा होता है और पानी जड़ों से पत्तियों तक लगातार खींचा जाता रहता है। खनिजों का परिवहन। पानी के साथ साथ खनिज लवण भी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचते हैं। पौधे का तापमान नियंत्रित करना। वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का वाष्पीकरण पौधे को ठंडा रखने में मदद करता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। प्रतिफलन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रतिफलन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। श्वसन। पौधे ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। निष्कर्ष। वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पानी और खनिजों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण। एक गमले में लगा हुआ पौधा लीजिए और उसकी पत्तियों को पॉलीथीन बैग से ढक दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बैग के अंदर पानी की बूंदें जमा हो गई हैं। यह वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होता है। ये जानकारी जीव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है? उत्तर गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट। विस्तृत व्याख्या। गलनांक यह वो तापमान है जिस पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस तापमान पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं संतुलन में रहती हैं। उदाहरण। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। अन्य संबंधित अवधारणाएं। हिमांक यह वो तापमान है जिस पर कोई द्रव ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। शुद्ध पदार्थों के लिए गलनांक और हिमांक समान होते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को गर्म करता है या उसकी अवस्था को बदलता है। अवस्था परिवर्तन पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। गलनांक को प्रभावित करने वाले कारक। दाब। अधिकांश पदार्थों के लिए दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियां पदार्थ का गलनांक कम कर देती हैं। गलनांक का महत्व।
पदार्थों की पहचान। विभिन्न पदार्थों के गलनांक अलग अलग होते हैं, इसलिए गलनांक का उपयोग पदार्थों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। धातुओं का शोधन। धातुओं को उनके गलनांक के आधार पर शुद्ध किया जाता है। दैनिक जीवन। हम कई जगहों पर गलनांक का उपयोग करते हैं, जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ का पिघलना आदि। निष्कर्ष। गलनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जो किसी पदार्थ की पहचान और उसके व्यवहार को समझने में मदद करता है। ये जानकारी भौतिक प्रश्न। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। उत्तर सी। पृष्ठ घनत्व। विस्तृत व्याख्या। पृष्ठ घनत्व किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कणों की संख्या को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो वह सतह पर उपस्थित कणों से टकराता है और परावर्तित होता है। इसलिए किसी सतह का पृष्ठ घनत्व जितना अधिक होगा उतना ही अधिक प्रकाश उससे परावर्तित होगा। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। क्षेत्र घनत्व यह भौतिकी का एक अवधारणा है जो किसी क्षेत्र में वस्तुओं की संख्या को व्यक्त करता है। यह प्रश्न के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। प्रकाश घनत्व ऐसा कोई भौतिक राशि नहीं होती है। द्रव्यमान घनत्व किसी पदार्थ के एकांक आयतन में निहित द्रव्यमान को द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। यह भी प्रश्न के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। उदाहरण। एक चमकदार सतह का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, इसलिए वो अधिक प्रकाश को परावर्तित करती है। एक मटमैली सतह का पृष्ठ घनत्व कम होता है, इसलिए वो कम प्रकाश को परावर्तित करती है। निष्कर्ष। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता उसके पृष्ठ घनत्व पर निर्भर करती है। ये जानकारी भौतिक विज्ञान। प्रश्न। किस प्रकार के घर्षण को स्वसमायोजन बल माना जाता है? उत्तर डी। स्थैतिक घर्षण। विस्तृत व्याख्या। स्थैतिक घर्षण वो बल है जो दो स्थिर वस्तुओं के बीच उनके सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसे स्वसमायोजन बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उस बल के बराबर होता है जो वस्तु को गतिशील करने की कोशिश कर रहा होता है। यानी जब तक आप किसी वस्तु को धक्का नहीं देते तब तक स्थैतिक घर्षण शून्य होता है, लेकिन जैसे ही आप वस्तु पर बल लगाना शुरू करते हैं स्थैतिक घर्षण भी बढ़ना शुरू हो जाता है और लगाए गए बल के बराबर हो जाता है। जब लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण को पार कर जाता है तभी वस्तु गति करना शुरू करती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। गतिज घर्षण। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष गति में होती हैं तो उनके बीच लगने वाले घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। ये स्थैतिक घर्षण से कम होता है। केंद्राभिमुख घर्षण ये एक विशेष प्रकार का घर्षण है जो एक वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक होता है। लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो उनके बीच लगने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। उदाहरण। एक किताब मेज पर रखी हुई है, जब तक आप इसे धक्का नहीं देते तब तक यह स्थिर रहेगी। इसका कारण यह है कि किताब और मेज के बीच स्थैतिक घर्षण काम कर रहा है। एक कार सड़क पर चल रही है। कार के टायर और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण गतिज घर्षण का उदाहरण है। निष्कर्ष। स्थैतिक घर्षण एक महत्वपूर्ण बल है जो हमें वस्तुओं को पकड़ने और धक्का देने में मदद करता है। यह स्वसमायोजन होने के कारण यह वस्तुओं को स्थिर। प्रश्न को समझना। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक वस्तु पानी में तैर रही है और इसका 1/3 भाग पानी के अंदर है। हमें यह भी बताया गया है कि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व का n गुना है। हमें n का मान ज्ञात करना है। हल। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबी होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। हम जानते हैं कि वस्तु का भार इक्वल्स वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। माना कि वस्तु का आयतन इक्वल्स v, पानी का घनत्व इक्वल्स r0, वस्तु का घनत्व इक्वल्स n r0। अब वस्तु का भार इक्वल्स वस्तु का आयतन x, वस्तु का घनत्व इक्वल्स vx n r0, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन इक्वल्स v/3, क्योंकि वस्तु का 1/3 भाग पानी में डूबा है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार इक्वल्स v/3 x rho r0। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार v mal n rho ist gleich v3 x rho। दोनों तरफ से v rho को काटने पर n इक्वल्स 1/3, अतः वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व का 1/3 गुना है। उत्तर n इक्वल्स 1/3। निष्कर्ष। इस प्रश्न में हमने आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करके एक वस्तु के घनत्व का मान निकाला है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबी होती है तो उस पर कौन से बल लगते हैं। उदाहरण। मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर रहा है। लकड़ी का टुकड़ा पानी से हल्का होता है, इसलिए इसका कुछ हिस्सा ही पानी में डूबा होता है। इस स्थिति में लकड़ी का टुकड़ा पानी द्वारा ऊपर की ओर उठाया जाता है। यह ऊपर की ओर लगने वाला बल आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार लकड़ी के टुकड़े द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। महत्वपूर्ण बिंदु। किसी वस्तु का घनत्व उस पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत सभी द्रवों पर लागू होता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ तैरती हैं। अतिरिक्त जानकारी।
यदि आप इस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप भौतिकी की किताबें या ऑनलाइन संसाधन देख सकते हैं। प्रश्न: शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है? उत्तर: सी खराब। विस्तृत व्याख्या: शुद्ध पानी एक खराब विद्युत चालक है। इसका मतलब है कि शुद्ध पानी में विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता है। क्यों? आयन विद्युत धारा का प्रवाह आयनों आवेशित कणों के कारण होता है। शुद्ध पानी में हाइड्रोजन H जोड़ और हाइड्रोक्साइड OH आयन बहुत कम मात्रा में होते हैं। अणु: शुद्ध पानी में ज्यादातर पानी के अणु होते हैं जो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, इसलिए इन अणुओं में विद्युत धारा को ले जाने की क्षमता नहीं होती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण: अच्छा चालक: धातु जैसे तांबा, चांदी आदि अच्छे विद्युत चालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत धारा को आसानी से ले जाते हैं। औसत चालक: कुछ पदार्थ जैसे ग्रेफाइट औसत चालक होते हैं लेकिन शुद्ध पानी औसत चालक नहीं है। सुपर चालक: कुछ पदार्थ बहुत कम तापमान पर सुपर चालक बन जाते हैं, जिसका मतलब है कि वे बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा को ले जाते हैं। शुद्ध पानी सुपर चालक नहीं है। उदाहरण: यदि आप शुद्ध पानी में एक बैटरी और एक बल्ब लगाते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि शुद्ध पानी विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करने देता। लेकिन अगर आप नमक या किसी अन्य विद्युत अपघट्य को शुद्ध पानी में मिलाते हैं तो यह विलयन विद्युत का चालक बन जाता है क्योंकि विद्युत अपघट्य पानी में आयनों में टूट जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो जाता है। निष्कर्ष: शुद्ध पानी में आयनों की कमी के कारण यह एक खराब विद्युत चालक है। ये जानकारी भौतिक विज्ञान के मूलभूत